2026-2027 का बजट है। मतलब जो खर्च की नई मांगे रखी गई हैं, ये एक सरकारी दस्तावेज है जो बताता है कि आने वाले साल में हम सबका पैसा, जनता का पैसा, कहाँ और कैसे खर्च होगा। लेकिन हम यहाँ सिर्फ आंकड़ों की लिस्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पन्नों में छिपी कहानी क्या है। ये बजट भविष्य के उत्तर प्रदेश के बारे में हमें क्या बताता है? क्या ये एक कंक्रीट और स्टील की कहानी है या फिर सिलिकॉन चिप्स और डेटा की? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक कहानी है। और अगर हम इसे कहानी की तरह देखें तो मुझे तो इसके 3 मुख्य अध्याय या हिस्से नजर आते हैं। अच्छा? हाँ, पहला अध्याय है बुनियाद, जिसमें सड़कें हैं, मेट्रो है, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा अध्याय मैं कहूँगा ताकत है। ताकत, जी, जहां एआई और टेक्नोलॉजी जैसी भविष्य की ताकत बनाने की कोशिश है। और तीसरा अध्याय है समावेश, जिसमें गांव, किसान और महिलाओं को इस पूरी कहानी का हिस्सा बनाने पर जोर है। ये तो बहुत दिलचस्प फ्रेमवर्क है। तो फिर चलिए पहले अध्याय बुनियाद से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कुल खर्च का आंकड़ा कितना बड़ा है? कुल खर्च की जो मांग है वो लगभग 43,56,000 करोड़ रुपए की है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ये पैसा बटा कैसे है। इसमें राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च वो लगभग बराबर हैं। एक मिनट, राजस्व और पूंजीगत खर्च, ये थोड़े सरकारी शब्द हैं, आम लोगों के लिए थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। राजस्व खर्च जो है वो घर का रोज का खर्चा है, जैसे राशन, बिजली का बिल। बिल्कुल, तनख्वाहें, ये जरूरी हैं, लेकिन इससे कोई नई चीज नहीं बनती। जबकि पूंजीगत खर्च वो घर बनाने या कार खरीदने जैसा है। अच्छा। मतलब एक ऐसी संपत्ति बनाना जो सालों तक काम आएगी, जैसे कि सड़कें, पुल या कोई फैक्ट्री। और इस बजट की सबसे बड़ी कहानी यही है कि सरकार लगभग उतना ही पैसा घर बनाने पर लगा रही है जितना घर चलाने पे। ओह, ये तो बहुत बड़ा संकेत है। जी, ये दिखाता है कि फोकस लंबी अवधि के विकास पर है। मतलब सरकार भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रही है। और इसी नींव में शहरी विकास की बात आती है। मैंने देखा कि लखनऊ मेट्रो पर काफी पैसा लगाया जा रहा है। हाँ, लखनऊ मेट्रो के एक नए फेज के लिए सीधे तौर पर 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और इसके अलावा जमीन अधिग्रहण और टैक्स जैसी चीजों के लिए 400 करोड़ रुपए का लोन भी है। तो मतलब एक ही प्रोजेक्ट पर लगभग 550 करोड़। जी, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये शहर को निवेश और कह सकते हैं प्रतिभा के लिए एक चुंबक बनाने की कोशिश है। लेकिन क्या सारा ध्यान सिर्फ लखनऊ जैसे बड़े शहरों पर ही है? अक्सर तो यही शिकायत रहती है कि विकास कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह जाता है। यही इस बजट का एक दिलचस्प पहलू है। मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर जैसे शहरों के लिए भी 7500 करोड़ रुपए का एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये क्या है? इसका मकसद है बड़े शहरों के आसपास के जो छोटे इलाके हैं उन्हें अपने आप में एक आर्थिक केंद्र बनाना। ये एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल। ताकि विकास का फायदा सिर्फ एक जगह जमा ना हो बल्कि फैले। अच्छा, तो ये एक तरह से विकास को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश है। बिल्कुल। आप इसे आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से जोखिम कम करने की कोशिश कह सकते हैं। तो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए सड़कों और पुलों पर भी बड़ा निवेश होगा। बहुत बड़ा। लोक निर्माण विभाग को सड़कों के लिए लगभग 5,600 करोड़ रुपए। 5,600 करोड़, हाँ, और पुलों के लिए करीब 2,200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रदेश में कनेक्टिविटी को लेकर कितनी गंभीरता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों पर नए पुलों की योजना भी इसी का हिस्सा है। एक मिनट, मैं यहाँ एक चीज देख रही हूँ जो थोड़ी अलग है। हीलीपैड। हाँ, जिला और तहसील मुख्यालयों पर हीलीपैड बनाने के लिए 40 करोड़। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ी सोच है? ये एक दिलचस्प सवाल है। पहली नजर में हाँ, ये वीआईपी मूवमेंट के लिए लग सकता है, लेकिन इसके गहरे मायने हो सकते हैं। जैसे? सोचिए किसी दूर दराज के इलाके में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो,
तो एयर एम्बुलेंस के लिए ये हेलीपैड जीवनदान बन सकते हैं। ओके। आपदा प्रबंधन के दौरान राहत सामग्री पहुंचाने के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। और हाँ, पर्यटन को बढ़ावा देने में भी इनकी भूमिका हो सकती है। समझ गई। तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जैसा है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये सड़कें और पुल जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी बन रही है, लेकिन मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा वो ये है कि ठीक इसके समानांतर एक डिजिटल सुपर हाईवे भी बनाया जा रहा है। अब हम कहानी के दूसरे अध्याय ताकत यानी टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं। बिल्कुल। और इस अध्याय का हीरो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह सिर्फ एक योजना नहीं, एक इरादा है। 225 करोड़ रुपए एआई पर लगाना सुनने में तो बहुत भविष्यवादी लगता है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में इसके लिए जरूरी टैलेंट और इकोसिस्टम मौजूद है, या ये सिर्फ एक अच्छी घोषणा बनकर रह जाएगा? कहीं हम घोड़ा खरीदने से पहले गाड़ी तो नहीं बना रहे? ये सवाल बहुत जरूरी है और ऐसा लगता है कि बजट में इसका जवाब देने की कोशिश की गई है। ये सिर्फ एक टॉप डाउन मिशन नहीं है। अच्छा। इसके साथ ही एआई सिटी बनाने के लिए कंसल्टेंट रखे जा रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, आईटीआई कॉलेजों में इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने के लिए भी लगभग 33 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ओह, तो मतलब जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। जी, इसका मतलब है कि सरकार एक तरफ तो एआई इंडस्ट्री को बुलाना चाहती है और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इसके लिए टैलेंट भी तैयार करना चाहती है। और डेटा सेंटर्स की भी बात है। जी। प्रदेश में डेटा सेंटर क्लस्टर और एक नए स्टेट डेटा सेंटर, दोनों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज की दुनिया में ये कितना महत्वपूर्ण है? इसे ऐसे समझिए, अगर डेटा नया तेल है तो डेटा सेंटर्स वो रिफाइनरी और स्टोरेज टैंक्स हैं जहां इस तेल को रखा और प्रोसेस किया जाता है। बिना इनके डिजिटल इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। सरकार की सेवाएं, कंपनियों का डेटा, हमारा और आपका डिजिटल जीवन, सब कुछ यहीं रहता है। प्रदेश में डेटा सेंटर हब बनाने का मतलब है कि आप सिर्फ डेटा इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि डेटा मैनेज करने वाले भी बनना चाहते हैं। तो ये भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी जगह पक्की करने जैसा है। बिल्कुल। तो ये हाई टेक विजन कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की असली ताकत तो हमेशा से उसकी जमीन और गांव रहे हैं। क्या बजट कहानी के तीसरे अध्याय यानी समावेश में इस पहलू पर ध्यान देता है? हाँ, और बहुत मजबूती से देता है। कृषि और ग्रामीण विकास में एक योजना है जो गेम चेंजर साबित हो सकती है। डीजल पंप सेट को सोलर पंप में बदलना। इसके लिए लगभग 638 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत गहरा है। मैं पिछले साल पश्चिमी यूपी के गांव में था और वहां एक किसान ने बताया कि डीजल का खर्च उसकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाता है। सही बात है। कदम है। ये तो वाकई जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली बात है। और मैंने देखा कि ग्रामीण में महिलाओं पर भी विशेष ध्यान है। बिल्कुल। यहाँ दो योजनाएं एक साथ काम करती दिख रही हैं। एक है महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके लिए 151 करोड़ रुपए हैं। ये महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए पूंजी देगी। लेकिन सिर्फ पैसा देना काफी नहीं होता। इसीलिए दूसरी योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए हैं। ये उनके बनाए गए सामान को बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। मतलब ये सिर्फ एक मदद नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। पैसा दो, सामान बनवाओ और फिर उसे बिकवाने में भी मदद करो। आपने सही पकड़ा। ये एक कंप्लीट पैकेज है। ये महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब सामाजिक क्षेत्रों की बात करते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ क्या कुछ खास है? यहाँ भी बड़े पैमाने पर खर्च करने के बजाय बहुत लक्षित निवेश दिखाई देता है। जैसे माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा देने के लिए 300 करोड़ रुपए का एक बड़ा आवंटन है। ये जरूरी है। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य योजना नहीं है। कई स्टडीज बताती हैं कि इस एक सुविधा की कमी के कारण बहुत सी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। तो यह सीधे सीधे लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट को कम करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। और शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए? उसके लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्कूल लैब क्लस्टर बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ड्रीम स्कूल लैब क्लस्टर? जी, ये पहल किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बढ़ावा देगी। ये एक तरह से उसी एआई मिशन के लिए जमीन तैयार करने जैसा है, ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही तकनीक और इनोवेशन के बारे में सोचें। उच्च शिक्षा में भी रिसर्च और इनोवेशन के लिए 50 करोड़ का फंड है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य में
प्रदेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में लेवल 2 ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए पैसा दिया गया है। इसे आसान भाषा में समझें तो ये वो स्पेशलाइज्ड इमरजेंसी सेंटर हैं जो खास तौर पर सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए होते हैं। अच्छा, तो ये सड़कों के विकास से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल। जब हमने हजारों करोड़ की सड़कों की बात की तो उन पर होने वाले हादसों से जीवन बचाने का इंतजाम करना भी उतना ही जरूरी है। ये ट्रॉमा सेंटर वही काम करेंगे। ये दिखाता है कि विकास की योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन बड़ी बड़ी योजनाओं के अलावा कुछ छोटे लेकिन अनोखे आवंटन भी हैं, जैसे विधानसभा में एक डिजिटल आर्ट गैलरी के लिए 4.1 करोड़ रुपए। हाँ, ये प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को सहेजने और उसे नई पीढ़ी के लिए सुलभ बनाने का एक प्रयास है। और एक और महत्वपूर्ण आवंटन है जो पर्यावरण से जुड़ा है। चित्रकूट में रानीपुर बाघ संरक्षण फाउंडेशन के कॉर्पस फंड के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कॉर्पस फंड, इसका क्या मतलब है? कॉर्पस फंड एक तरह से परमानेंट सेविंग्स अकाउंट जैसा होता है। सरकार ये 50 करोड़ रुपए एक बार में दे देगी और फिर इस पैसे पर जो ब्याज मिलेगा उसका इस्तेमाल बाघों के संरक्षण और उस पूरे इलाके के रखरखाव के लिए हमेशा होता रहेगा। अच्छा, तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म फायदे के लिए? जी, ये किसी एक साल के बजट पर निर्भरता खत्म कर देता है और वन्यजीव संरक्षण के लिए एक लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी कहानी को समेटें तो ये बजट एक ऐसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करता है जो एक ही समय में कई मोर्चों पर आगे बढ़ना चाहता है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद मजबूत की जा रही है, तो दूसरी तरफ एआई और डेटा जैसी भविष्य की ताकत हासिल करने की कोशिश है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में समावेश का ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए सोलर पंप और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं के जरिए ये सुनिश्चित करने की कोशिश है कि विकास की इस तेज दौड़ में गांव और समाज का एक बड़ा वर्ग पीछे न छूट जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी बहुत ही सटीक और जरूरत आधारित निवेश दिखाई देता है। तो ये सब सुनने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाला प्रश्न ये है कि ये बड़ी बड़ी योजनाएं और भारी भरकम रकम कागज पर एक बहुत महत्वाकांक्षी और शानदार तस्वीर पेश करती हैं। असली चुनौती अब शुरू होती है। इन घोषणाओं को जमीनी हकीकत में बदलने की चुनौती कितनी बड़ी होगी और इन हजारों करोड़ के निवेश का असर एक आम नागरिक के दैनिक जीवन पर कब और कैसे दिखना शुरू होगा। क्योंकि किसी भी बजट की सफलता आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन में आए बदलाव में मापी जाती है।